नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के अंदर आज का जो टॉपिक है जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रिया व विकास का सिद्धांत दिया है। टॉपिक लगा लीजिएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं विकास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने दिया है, कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। और याद रखिएगा, जीन पियाजे मूल रूप से एक जीव शास्त्री हैं। जीव शास्त्री हैं जीन पियाजे। और इनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि एक अर्जित योग्यता है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने, ध्यान रखिएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की है। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की है। ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की है। और इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किए हैं। इनके प्रयोग स्वयं के बच्चों पर थे। ध्यान रखिएगा, स्वयं के बच्चों पर थे इनके प्रयोग। इनके बच्चों के नाम बता देता हूं मैं। लॉरेंट, ये लड़का है, लॉरेंट लड़का है। ल्यूसिन और जैकलिन, ये दोनों लड़कियां हैं। ये दोनों लड़कियां हैं। ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, इनके 3 बच्चों पर, एक लॉरेंट नाम का लड़का है, ल्यूसिन और जैकलिन दोनों ही लड़कियां हैं। इन पर इन्होंने प्रयोग किए हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने बाल विकास पर काम कब शुरू किया? 1920 में शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, 20वीं शताब्दी में जीन पियाजे ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल विकास पर कार्य शुरू किया, खासकर 1920 से।
ध्यान रखिएगा। 1920 से इन्होंने बाल विकास पर कार्य शुरू किया है। इनकी एक पुस्तक आई है 1923 के अंदर, 1923 में एक बुक आई है, ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक है जीन प्याजे की। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक जीन प्याजे ने लिखी है। कब लिखी है? 1923 के अंदर लिखी है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है उसे विकासवादी मनोविज्ञान कहा गया। इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा को विकासवादी मनोविज्ञान कहा गया है। ध्यान रखिएगा, विकासवादी मनोविज्ञान कहा गया है, विकासवादी मनोविज्ञान कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है उसको विकासवादी मनोविज्ञान के नाम से जाना गया है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जो संज्ञानात्मक विकास की बालक की जो अवस्थाएं हैं उनको जीन प्याजे ने 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। लिख दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और इसका जो टाइम इन्होंने बताया जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ये टाइम पीरियड इन्होंने बताया है। नंबर 2 पर मैं बात करना चाहूंगा प्राक या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड रहेगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। फिर तीसरी अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये रहेगी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड माना जाएगा। और चौथे नंबर पर आती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, 11 वर्ष से लगा करके प्रौढ़ अवस्था तक मानी जाएगी इसकी चौथी अवस्था को। ध्यान रखिएगा, पहली अवस्था संवेदी गामक या संवेदनात्मक अवस्था, दूसरी प्राक या पूर्व
संक्रियात्मक या क्रियात्मक एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहली अवस्था के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। संवेदीगामक या संवेदनात्मक अवस्था के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली अवस्था के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ध्यान रखना है वृत्तीय क्रियाएं, वृत्तीय क्रियाएं, ध्यान रखिएगा, वृत्तीय क्रियाएं करता है। वृत्तीय क्रियाओं का मतलब होता है बार बार आवृत्ति वाली क्रियाएं, बार बार दोहरान वाली क्रियाएं, बार बार दोहराने वाली या बार बार आवृत्ति वाली क्रियाएं करता है। जैसे अंगूठा चूसना, झुंझुना बजाना, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं बिल्कुल उन क्रियाओं को ये बार बार करता है। यहां लिख देता हूं, अंगूठा चूसना, झुंझुना बजाना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बात आती है सरल व, ध्यान रखिएगा, सरल व रुचिकर आदतें, रुचिकर आदतें अपनाता है। सरल व रुचिकर आदतें, जैसे सरल आदत, अंगूठा चूसना एक सरल आदत है। जैसे करतल ध्वनि निकालना, ताली बजाना, है ना, जैसे तालियां या करतल ध्वनि, है ना, या हम यूं कह सकते हैं झुंझुना बजाना, बिल्कुल सरल कार्य है ना, ऐसे कार्य करता है बालक। आगे हम बात करते हैं दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करता है। दूसरों के व्यवहार का अनुकरण, ध्यान रखना, अनुकरण कब करता है? 4 माह से 8 माह, 4 माह से 8 माह के बीच वह दूसरों के व्यवहार को अनुकरण करता है। जैसे ही छोटे बच्चे को आप आवाज देंगे, बुलाएंगे या लाड प्यार देंगे तो वो आपकी आवाज के हाँ या ना या इस प्रकार के कुछ न कुछ हरकतें करेगा, आपकी तरह व्यवहार करने का प्रयास करेगा, आपकी आवाज का प्रत्युत्तर देगा, हंसकर, मुस्कुराकर, कुछ न कुछ आवाजें निकालकर, बुलबुलाकर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वृत्तीय क्रियाएं या आवर्ती या दोहरान वाली क्रियाएं, जैसे अंगूठा चूसना, झुंझुना बजाना, है ना। फिर सरल व रुचिकर आदतें, जैसे ताली बजाना, करतल ध्वनि करना, झुंझुना बजाना। दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करता है 4 से 8 माह का बच्चा। आगे हम बात करते हैं, 3 बातें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चौथी बात, खुद को आसपास की वस्तुओं से अलग मानता है। वो अलग करके देखता है, खुद को अपने आसपास की वस्तुओं से अलग करके देखता है, ध्यान रखिएगा। फिर 5वीं बात हो जाएगी प्रकाश व ध्वनि से उद्दीपन, ध्यान रखिएगा, प्राप्त करता है। अचानक प्रकाश होने पर, अचानक प्रकाश होने पर आंखें बंद कर लेगा या डर जाएगा, या अचानक से ध्वनि होने पर, अचानक से ध्वनि होने पर वो डर सकता है, तो इनसे वो उद्दीपन प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं रुचिकर, रुचिकर अनुभव को बार बार करता है,
या दोहराता है। रुचिकर जो जो उसको आनंदित करने वाले हैं, है ना, जैसे वो झुंझुना बजा रहा है, अच्छी आवाज आ रही तो बार बार उस झुंझुने को बजाएगा। जैसे वो अंगूठा चूसना उसको अच्छा लग रहा है, आप कितनी बार मुंह में से अंगूठा निकालेंगे, लेकिन वो उसको बार बार अंगूठा मुंह में डाल लेगा। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 12 माह से जो 18 माह का बच्चा प्रयोगात्मक व सृजनात्मक क्रिया करता है। जैसे एक बच्चे ने चम्मच फेंका या कोई वस्तु फेंकी और उससे जो आवाज हुई तो वो उसको लगता है कि मैंने कुछ नया काम किया है, मैंने कुछ नई खोज की है ना, तो उसके लिए वो कार्य प्रयोगात्मक व सृजनात्मक कार्य होता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अल्प या कम ज्ञान के कारण कार्य कारण में संबंध नहीं बना पाता। कोई भी कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये लॉजिकल रूप से वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी उसके अंदर योग्यता नहीं आती, अल्प ज्ञान होता है उसका, कम ज्ञान होता है। इस कारण से कोई भी कार्य हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक या कारण क्या है, वो तर्क सहित नहीं समझा सकता। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नंबर 2, संवेदी गामक अवस्था के बाद नंबर 2 प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 2 दूसरी अवस्था प्राक या पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा। प्राक व पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो ये केंद्रीकरण करता है, अपनी बातों का केंद्रीकरण करता है, प्रत्येक कार्य का, ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आत्म केंद्रित होता है, इसमें अहम भाव होता है, खुद में खोया रहता है, अहम भाव होता है, जीववाद, इस अवस्था में जीववाद भी माना गया है। उसके बाद में स्वयं से बातें करता है, खुद में खोया रहता है, खुद से ही बातें करता है, खुद ही सवाल बनाता है, खुद ही जवाब देता है। इस प्रकार की हरकतें ये करता है। ध्यान रखिएगा। बनावटी खेल, ध्यान रखिएगा, बनावटी खेल, अभिनय, फोन पर बातें, टीवी देखकर डांस, ये तमाम क्रियाएं इसी उम्र में करता है। बनावटी खेल खेलता है, अभिनय करता है, किसी की नकल निकाल सकता है, फोन पर बातें करेगा, ऐसे ही नकली फोन से बातें करेगा, टीवी देखकर डांस करता है। ये तमाम बातें इस उम्र के अंदर आ जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अविनाशिता की अयोग्यता। इसी में अविनाशिता की अयोग्यता होती है। इसमें अविनाशिता की अयोग्यता इस बालक के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अविनाशिता की अयोग्यता इस बालक में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है उसको समझिए आप इस एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एक बच्चा है,
एक बच्चा है, उसको दो अलग अलग गिलासें बताई गई, ठीक है, ये गिलास इतनी भरी हुई है और एक जल पात्र थोड़ा चौड़ा है लेकिन वो इतना ही भरा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों के अंदर एक एक लीटर जल डाला, लेकिन अगर आप इस उम्र के बच्चे से पूछेंगे कि बताओ किसमें जल ज्यादा है, तो वो बच्चा 100% इसका बताएगा, क्योंकि उसे ये भरी हुई नजर आती है गिलास और इसमें तो इतना, ये कहने का मतलब इतना ही भरा है ना। तो ये वो कंफर्म नहीं कर सकता कि पानी तो 1 लीटर ही डाला ना, लेकिन नहीं, चूंकि उसे इसमें जल ज्यादा दिखाई देता है, गिलास पूरी भरी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसमें वो ज्यादा जल बताएगा। और इसमें पात्र चौड़ा है, पानी तो 1 लीटर ही है लेकिन कम मात्रा में दिखाई देता है, इसलिए वो इसके अंदर का जल कम बताएगा। इसमें बताएगा कम है, इसमें बताएगा ज्यादा है। इसे कहते हैं अविनाशिता की अयोग्यताएं। ध्यान रखिएगा, नई सूचनाओं व अनुभवों के, ध्यान रखिएगा, नई सूचनाओं और अनुभवों के साथ भी अनुकूलन करना सीख जाता है। नई सूचनाओं और, ध्यान रखिएगा, नई सूचनाओं और अनुभवों के साथ भी इस उम्र में वो अनुकूलन करना सीख जाता है। आगे हम बात करते हैं तीसरी उम्र के बारे में। तीसरी उम्र जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाएगा। तीसरी अवस्था मूर्त क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था, और ये रहेगी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। अब इसमें क्या क्या बात आती है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहली बात आती है बच्चे को दिशा ज्ञान हो जाता है, दिशा ज्ञान है। दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है लंबाई, चौड़ाई व क्षेत्रफल का उसको ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल का उसको क्या है, ज्ञान है। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल का उस बालक को ज्ञान है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्यों, कैसे तार्किक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा, तार्किक क्रियाएं करता है। कैसी क्रियाएं हैं, तार्किक क्रियाएं करता है इस उम्र का बच्चा। क्यों, कैसे, ऐसे तार्किक क्रियाओं को अपने ध्यान में रखता है। हम यूं कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु जो है वो यहां पर है। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु इसी को माना जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु इसी अवस्था को माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था को माना जाएगा संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु। आगे हम बात करते हैं इस उम्र के अंदर, ध्यान रखना, अविनाशिता की योग्यता आ जाती है। अभी हमने जो गिलास वाले एग्जाम्पल को देखा था तो उसमें वो भेद करना सीख जाता है, मन अविनाशिता की योग्यता आ जाती है। फिर हम बात करें यहां पर प्रतिवृत्तीयता भी आ जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिवृत्तीयता भी आ जाती है, प्रतिवर्तीयता के गुण भी इसमें आ जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए पदानुक्रम व उसको वर्गीकरण करना आ जाता है। ध्यान रखिएगा, पदानुक्रम व वर्गीकरण करना भी उस बालक को आ जाता है। मैं यूं कहूं कि वह संश्लेषण कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। ध्यान रखिएगा,
संश्लेषण और विश्लेषण भी कर सकता है, संगठन कर सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं क्रम निर्धारण कर सकता है, बालक क्रम निर्धारण कर सकता है। अगर आप संख्या या गिनती को, अंकों को उटपटांग तरीके से रखेंगे तो वो आरोही या अवरोही क्रम के अंदर जमा सकता है, क्रम निर्धारण कर सकता है। फिर नेक्स्ट बात करूं तो वो तुलना करना जानता है, तुलनात्मक कार्य कर सकता है, तुलना कर सकता है, ध्यान रखिएगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना कर सकता है, तमाम बातों के बारे में तुलनात्मक बातें कर सकता है। आगे हम बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था जीन पियाजे के द्वारा दी गई चौथी अवस्था, ध्यान रखिएगा, चौथी अवस्था। तीसरी अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख या मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे चौथी अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक इसको माना जाएगा। अब हम यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें इसके अंदर आ जाती है। तो सबसे पहली बात, ये निगमन तर्क करना सीख जाता है, निगमन तर्क करना सीख जाता है। निगमन तर्क का मतलब हुआ नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण। फिर हम दूसरी बात करें तो यहां पर अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है, ये याद रखना है। अमूर्त चिंतन, औपचारिक क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन, बिना किसी वस्तु या मूर्ति या किसी व्यक्ति को देखे भी उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है, परिकल्पना कर सकता है, परिचालन कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता आ जाती है। फिर यहां पर बात आती है पूर्व अनुभवों की योग्यता इसमें आ जाती है, ध्यान रखिएगा। पूर्व अनुभवों की योग्यता आ जाती है जिसके आधार पर पदार्थ व गुणों की ये पहचान कर सकता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर पदार्थ व गुणों की पहचान कर सकता है, पदार्थ और गुणों की पहचान कर सकता है पूर्व अनुभव के आधार पर। जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी उसने शक्कर खाई है तो जब भी दोबारा वो शक्कर को देखेगा तो वो आराम से बता सकता है कि ये शक्कर है, क्योंकि उसका पूर्व अनुभव, उसने उसको खाया है। वो ये भी बता सकता है इसका स्वाद मीठा है, तमाम बातें। अगर उसने कभी नींबू खाया है तो बकायदा जब भी वो नींबू देखेगा तो वो बता सकता है कि ये नींबू है और इसका स्वाद खट्टा है ना। तो ये तमाम बातें वो इस उम्र में बता सकता है। औपचारिक क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक चलती है। अब हम बात करते हैं कि इस नियम के द्वारा, यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं विकास का जो सिद्धांत है, जो जीन पियाजे ने दिया है, संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। इसका एक नाम ये भी आ सकता है संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या दिया गया है। मन में सीधा यूं कहूं कि शिक्षा में इसका क्या निहितार्थ है, शिक्षा में महत्व क्या है। तो देखिएगा इसका शिक्षा में क्या क्या महत्व है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है।
बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। सबसे बड़ी बात यह है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, ध्यान रखिएगा। फिर बुद्धि को स्कीमा नाम दिया इसने, बुद्धि को स्कीमा नाम दिया। और याद रखिएगा, बुद्धि को जीव विज्ञान से लिया गया है। जीव विज्ञान में बुद्धि को स्कीमा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान में बुद्धि को स्कीमा कहा जाता है। तो उसने शिक्षा के अंदर ये शब्द दिया है स्कीमा, ध्यान रखिएगा, शब्द दिया है स्कीमा, यानी नवीन संप्रत्ययों का प्रयोग क्या कहलाएगा? स्कीमा। नवीन संप्रत्ययों का प्रयोग स्कीमा, ध्यान रखिएगा। नवीन सुविचारों का प्रयोग बुद्धि है, नए नए जो सुविचार आएंगे वो बुद्धि से ही आएंगे। तो याद रखिएगा, बुद्धि को जीव विज्ञान के अंदर स्कीमा नाम से जाना जाता है। यह किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण सूत्र दिए हैं, शिक्षण सूत्र। कौन कौन से शिक्षण सूत्र दिए हैं? एक तो सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, फिर दूसरा दिया है सूक्ष्म से स्थूल, फिर तीसरा दिया है अमूर्त से मूर्त, और इसके साथ ही एक और जुड़ जाता है नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, ध्यान रखिएगा, नियम से उदाहरण की ओर भी यही चलता है। अब आगे बात करते हैं और कौन कौन सी नई बातें जीन पियाजे ने हमें बताया है शिक्षा के क्षेत्र में, कौन कौन सी बातों पर इसने फोकस किया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने शब्द दिया है आत्मीकरण, आत्मीकरण, आत्मसात कर लेना, ध्यान रखिएगा, आत्मीकरण माने आत्मसात कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समायोजन या समंजन, समंजन शब्द दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। फिर इन्होंने संतुलनीकरण, संतुलनीकरण ये भी नया संप्रत्यय दिया है शिक्षा के अंदर, और मैंने एक तो पहले ही बता दिया है स्कीमा, ये भी नया संप्रत्यय इन्होंने बताया है। तो आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण और स्कीमा, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शब्द देने वाला व्यक्ति जीन पियाजे हैं, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि शिक्षक के भी कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं जिनका शिक्षक को पालन करना चाहिए। शिक्षक के लिए इन्होंने दो बातें बताई हैं। शिक्षक, पहली बात, शिक्षक बालकों की समस्या का निदान करें। एक तो ये शिक्षक बालकों की समस्याओं का निदान करें, और दूसरा अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करें, उचित वातावरण तैयार करें, बालकों की समस्या का निदान करें और अधिगम के लिए उचित वातावरण को तैयार करें। ये शिक्षक के कार्य बताए हैं जीन पियाजे ने। तो ये जीन पियाजे का, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं विकास का सिद्धांत था। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।